So let's start a class. There is one thing. पहला जो चैप्टर हमारा है दैट इज अ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस? आपसे डायरेक्टली कोई पूछता है इसका मतलब क्या है, कोई भी एज अ लेमैन आपसे पूछ देता है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस? आप लैटिन वर्ड तो छोड़ दीजिए, जस्ट आप ये बताइए कि हैव यू एवर हर्ड अबाउट द प्रूडेंस? आपने कभी सुना ये वर्ड? कभी आपने ये वर्ड सुना है इंग्लिश में, प्रूडेंस? अगर आपने सुना है तो आपको थोड़ा सा क्लू मिलेगा कि अच्छा, जूरिस प्लस प्रूडेंस, तो ये दो वर्ड मिक्स करके बना हुआ है. और प्रूडेंस एक इंग्लिश वर्ड है. प्रूडेंस क्या है? इंग्लिश वर्ड है. दैट इज अ स्किल, नॉलेज, या एक स्पेशल स्किल और स्पेशल नॉलेज रख सकते हैं. ये प्रूडेंस, जब आप कहते हैं कि यू आर अ प्रूडेंट मैन, इट मीन्स यू हैव सम रीजंस, यू हैव सम रीजंस इन योर माइंड, सम लॉजिक्स, आपके पास कुछ लॉजिक्स है. ठीक है, तो ये आपको देखने से ही पता चलता है कि जूरिस प्लस प्रूडेंस. दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टर्म. लैटिन टर्म कौन सा है? ज्यूरिस्प्रूडेंसिया. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, या और बाकी ग्रीक वर्ड, ऐसे करके वो ऑप्शंस फ्रेम करते हैं अगर वो बेसिक क्वेश्चन बनाते हैं तो. सो फर्स्ट थिंग, दिस वर्ड इज derived from the Latin word jurisprudencia. Prashant, please switch off your camera. हाँ जी. Now the Latin word jurisprudencia, we can break this word. Juris plus prudencia. The meaning of this word is the juris is law and prudencia is a knowledge, skill or special skill. Okay? तो अगर हम बात करें जनरली इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज अ स्पेशल स्किल और नॉलेज ऑफ लॉ. क्या मतलब हुआ इसका, आकांक्षा? इट इज अ जनरल स्किल और पार. इट्स अ जनरल, नॉट जनरल, इट्स अ स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज ऑफ अ लॉ. एक लॉ का स्पेशल स्किल है. ज्यूरिस, द वर्ड ज्यूरिस प्लस प्रूडेंसिया. लैटिन वर्ड क्या है? ज्यूरिस प्रूडेंसिया. इट डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ज्यूरिस प्रूडेंसिया, विच मीन्स ज्यूरिस मीन्स द लॉ एंड प्रूडेंसिया मीन्स द स्पेशल स्किल और नॉलेज. दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ सेकेंड थिंग, दिस एक्सक्यूज होल मी सर. यस यस. सर आप नोट लिखवाएंगे कि हम अभी राइट एक्चुअली डाउन करते रहे? एक्चुअली ऐसा है कि आप लोग कोशिश करिए कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बताता रहता हूँ वो आप नोट कराइए, नोट कर लीजिए, और बाकी क्या करूँगा मैं आपको बताऊँगा कि क्या नोट करना है. ठीक है? जैसे मैंने आपको बहुत बेसिक्स बताना शुरू किया है, ओके सर. अभी बहुत ऐसी चीज़ें आएंगी कि मुझे लगेगा कि नहीं, फिर मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, वो मुझे लगेगा कि आप लोग हैं सीरियस, देन ओके. नाउ द थिंग इज, द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस सिग्निफाइज द नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. अब अगर हम बात करें जूरिस्प्रूडेंस की, तो एक तो ये नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ का नॉलेज, स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ का मतलब, ये जो नॉलेज ऑफ लॉ है, दिस लॉ डिनोट्स सम स्पेसिफिक मीनिंग. आपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड सुना था, लॉ. इन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द वर्ड लॉ इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल? Article 13 clause 3. आर्टिकल 13 क्लॉज 3. आर्टिकल 13. आर्टिकल 13, मुस्कान स्पेसिफिकली आंसर करिए. आर्टिकल 13 क्लॉज 3, लॉ डिनोट्स द रूल्स, रेगुलेशंस, बाई लॉज, ऑर्डिनेंस, कस्टम्स, सारी चीज़ें आपने वहाँ पर देखी हुई थी. लेकिन यहाँ पर जो लॉ है, दिस नॉलेज ऑफ लॉ डिनोट्स द सम कंक्रीट लॉ. कंक्रीट लॉ का मतलब क्या है? नॉट स्टेट्यूट्स, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी. दिस जूरिस्प्रूडेंस जो आप बात कर रहे हैं, स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ, देन द लॉ वर्ड डिनोट्स नॉट टू द स्टेट्यूटरी लॉज या स्पेसिफिक लॉज. ये लॉ क्या है? एक ब्रॉड वर्ड है एंड इट एग्जामिन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ. दैट इज अ कंक्रीट कॉन्सेप्ट. जैसे अगर मैं बात करूं कि आईपीसी में मर्डर कहां दिया गया है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द मर्डर, jurisprudence does not deals with the definition, does not deals with the essential element of particular offense. Jurisprudence deals with the principle behind the any offense. जैसे डेथ पेनल्टी, why death penalty is there and
how death penalty can be abolished, what is the object and scope of the death penalty, what it does, क्या करती है डेथ पेनल्टी, वेदर इट डेटर टू द पब्लिक, क्या डेटर करती है ये, या ऑन विच थेरी दिस इज बेस्ड, ऑन व्हाट थेरी इट इज बेस्ड, किस थेरी के ऊपर ये बेस्ड है। तो ये क्या है कि द वर्ड नॉलेज ऑफ लॉ, jurisprudence signifies the knowledge of law and its application। एंड इसके साथ ही एक वर्ड और मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो वर्ड है टर्म लॉ, in its abstract sense, it is used in the abstract sense, not in the sense of concrete statutes। किसी statute को रिलेशन में रख करके उसको नहीं पढ़ना है, ये किसी भी लॉ के पीछे की फिलॉसफी को बताता है। और ये जूरिस्प्रूडेंस हो सकता है कि आगे की भी फिलॉसफी की बात करें, अगर हम बात करते हैं बेंथम के, या अगर हम बात करें जूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड करने के बेंथम के मुताबिक एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस, सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस, तो व्हाट द लॉ इज एंड व्हाट लॉ ऑट टू बी, तो ये दोनों चीज़ों के बारे में बात करता है। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस एकदम से आ गया या इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कोई जानता है, किसी को कुछ पता है, थोड़ा सा बताएंगे आप हमें। ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ये एकदम से आ गया है लॉ में, या इसका कुछ पीछे से रिलेवेंस है, कोई ऐसा हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड हो जो। देखिए, रीजन्स बहुत पीछे से हैं, लीगल थ्योरी बहुत पीछे से चली आ रही, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस इट एक्वायर्ड द डेफिनेट मीनिंग 19th सेंचुरी। कब इसने डेफिनेट मीनिंग लिया जूरिस्प्रूडेंस ने? 19th सेंचुरी में। इट एक्वायर्ड द डेफिनेट मीनिंग इन 19th सेंचुरी व्हेन बेंथम प्रोपाउंडेड द यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म थ्योरी प्रोपाउंड करी, और जब ये जूरिस्प्रूडेंस वाज डिवाइडेड इट बिकम अ सेपरेट ब्रांच, एक सेपरेट ब्रांच बनाया, जैसे कि रोमन्स ने स्टार्ट किया इसको। आपको अभी पता चलेगा कि द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस स्टार्टेड विद द रोमन्स। किसने स्टार्ट किया एज अ सेपरेट ब्रांच? रोमन्स ने स्टार्ट किया। ये भी क्वेश्चन बनाया गया है, पूछा गया है कि स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस स्टार्टेड एज अ ब्रांच ऑफ लॉ बाय द रोमन्स। सबसे पहले रोमन्स ने इसको स्टार्ट किया। तो ये जो 19th सेंचुरी में द थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय बेंथम, कि 19th सेंचुरी में एक थ्योरी प्रोपाउंड हुई जो कि यूटिलिटेरियन थ्योरी हो, या हेडोनिस्टिक कैलकुलस हो, या फिर वो प्लेजर एंड पेन हो, या और बहुत सारी थ्योरीज थी। तो ये 19th सेंचुरी में उसका उद्भव हुआ, और 19th सेंचुरी के बाद इसको डेफिनेट मीनिंग मिली। मीनिंग तो पता थी जूरिस्प्रूडेंस की कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम जूरिस्प्रूडेंस या स्किल और नॉलेज, स्पेशल स्किल और नॉलेज ऑफ लॉ, बट इट एक्वायर्स द डिफिनीशंस जो कि 19वीं सेंचुरी के बाद से, वो बेंथम हो, ऑस्टिन हो, हार्ट हो, केल्सन हो, या बाकी के जितने भी जूरिस्ट आए हैं पीछे, उन्होंने इसको एक डिफिनेट मीनिंग दिया और अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन उन्होंने कोडिफाई करी। ठीक है, दिस jurisprudence acquired a definite meaning in 19th century, and Bentham classified jurisprudence in two parts. First is the expositorial jurisprudence and the sensorial jurisprudence. Expositorial jurisprudence is what the law is, means study of law as it is. Second, study of law as it ought to be. लॉ जो पहले से बने हुए हैं, क्यों है, क्या रीज़न है उसके पीछे। दूसरा, आने वाले समाज के लिए कैसा लॉ होना चाहिए, उसके लिए हमें आगे रोड मैप तैयार करना, कैसे लॉ हमारे लिए शानदार रहेंगे, बेहतरीन रहेंगे, जिनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। जैसे कल की परसों की पीछे की आप देखेंगे कि हिजाब के ऊपर जो रो चल रही है, लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस की तरफ बात करते हैं कि क्या वाकई में हम सहनशील नहीं रह गए, अब संवेदनशील मतलब अति संवेदनशील हो गए हैं। तो अब हमें उस पर भी विचार करना पड़ेगा कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या वाकई में पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को अलग कम्युनिटी बना करके और अलग उनको फ्लैट दे दिए जाएं, अलग स्कूल दे दिए जाएं, अलग कॉलेज दे दिए जाएं, अलग ग्राउंड दे दिए जाएं, अलग कब्रिस्तान दे दिए जाएं, क्या वाकई में हम अति संवेदनशील हो गए हैं? तो ये क्या है, लॉ ऑट टू बी की तरफ हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ये आर्टिकल्स जो लिखे जा रहे हैं, आने वाले समय में पॉलिसी बनाते समय इनका ध्यान रखा जाए। ठीक है, इसके साथ ही जो ऑस्टिन है,
तो बेंथम के बारे में हमने बहुत छोटी सी बात की कि 19th सेंचुरी में बेंथम आए और उन्होंने ये एक डेफिनेट एक्वायर्ड द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस एक्वायर्ड अ डेफिनेट मीनिंग। ऑस्टिन इज अ फॉलोअर, एक डिसिपल हैं जो बेंथम के। उन्होंने क्या किया कि ही कन्फाइंड हिज स्टडी टू द इंग्लिश डॉक्ट्रिन्स। कहाँ तक सीमित रखा उन्होंने अपनी स्टडी को कि द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो कि ऑस्टिन ने की, ही कन्फाइंड हिज स्टडी विद इन द इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स। सिर्फ इंग्लिश कॉन्सेप्ट तक सीमित रखा ऑस्टिन ने। और ऑस्टिन ने, बेंथम थोड़ा सा लिबरल थे, लेकिन ऑस्टिन स्ट्रिक्ट लॉ की बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट लॉ की बात करेंगे, स्ट्रिक्टली जो भी लॉ प्रपाउंड किए जाएं उनके ओबीडियंस की बात करेंगे, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसके साथ ही एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमने बात करी कि ये तो एक बेसिक मीनिंग हो गया। आपने देखा कि इसका हिस्टोरिकल क्या था, लैटिन वर्ड में कहाँ से आया। एंड हाँ, यस प्रकाश प्लीज़। सर वो ये जो आप बताएं इंग्लिश कॉन्सेप्ट तक ही सिर्फ ऑस्टिन ने अपनी स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को लिमिटेड रखा। सर इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब क्या है कि जो इंग्लिश लॉ है तो वो कॉमन लॉ था प्रकाश, ठीक है। इंग्लिश लॉ कॉमन लॉ था और इन्होंने ऐसा नहीं कि हर तरीके के लॉ के ऊपर अपना ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एनालिसिस करना शुरू किया। तो इनका कहना है कि ऑस्टिन कंसर्न हिमसेल्फ मेनली विद द फॉर्मल एनालिसिस ऑफ द इंग्लिश कॉन्सेप्ट या इंग्लिश लॉ, जो इंग्लैंड का लॉ है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जोन में ही रहे, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कि हम सारे जगह के, वो रोमन का हो या फिर वो नेपोलियन कोड हो या और बहुत सारे लॉ आसपास काम कर रहे थे। जब लॉ बनने की बात आ रही थी या लॉ की डिफिनीशन फ्रेम करने की बात आ रही थी, तो उन्होंने अपना इंग्लिश जो भी इंग्लिश लॉ है, जो कॉमन लॉ है, उसको फॉलो किया और उसी के एनालिसिस, फॉर्मल एनालिसिस ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। इनको कहते भी हैं कि ही इज़ अ फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन को कहा भी जाता है, कौन कहा जाता है, हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस? ऑस्टिन वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। प्रकाश, कोई डाउट है तुम्हें? हाँ जी। नो सर। हाँ जी, इसके साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जिसको आप लोग ध्यान से देंगे। मैंने आपको बताया था कि ये द वर्ड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है कि द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इट्स रिवॉल्व्स अराउंड द स्टडी ऑफ लॉ इन इट्स अब्स्ट्रैक्ट सेंस। अब्स्ट्रैक्ट सेंस का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स को पढ़ने का तरीका, प्रिंसिपल्स के पीछे की रीजनिंग, प्रिंसिपल के पीछे क्या फिलोसफी, ये पढ़ना ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ना कि डिफिनीशन का एलिमेंट क्या रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं आईपीसी में कि हम हर डिफिनीशन को पढ़ें और उसके एलिमेंट में क्या होगा, इसकी ज़रूरत ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं बताता, ठीक है। तो ये हमने बात की मीनिंग की। अब हम बात करेंगे डिफिनीशन की। जैसा कि 19th सेंचुरी में डिफिनीशन आई, तो अब कौन सी डिफिनीशन हम पहले पढ़ें जो हमको याद रह जाए? ऐसे तो बहुत सारी डिफिनीशंस हैं, क्यों? प्लीज़ रिमूव योर हैंड प्रकाश। हाँ जी, किसी कोई डिफिनीशन याद है ज्यूरिस्प्रूडेंस की? कोई बता सकता है एक डिफिनीशन कोई जो आपको याद हो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है ये? हाँ जी, एनीवन? कोई बहुत चर्चित डिफिनीशन जिसको आप याद कर सकते हो? अभी आपको एक भी डिफिनीशन, हाँ सोनाली प्लीज़। So by Julius Stone, lawyers jurisprudence as a lawyer's extroversion. हाँ जी, चलिए ठीक है। ये तो सभी को पता होगी वैसे, क्यों? सर ऑस्टिन का है डेफिनेशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, करेक्ट। ओके, कोई और है ऐसा? देखिए, दो तो आप लोगों को पता चल गई, तीसरी याद कैसे रखेंगे ये सब? इतनी डिफिनीशन है। आई हैव, आई थिंक कितने डिफिनीशन मेरे पास हैं अब तक? 48 है ना, 49 डिफिनीशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, पता है? आई थिंक बहुत सारी। तो अब कैसे इनको याद रखेंगे आप? ये सब तो सब कर लेंगे क्वेश्चंस, क्यों प्रकाश? ये सब तो हर आदमी कर लेगा आंसर। इनके आंसर्स तो बच्चे बच्चे वहाँ रख कर देंगे, आंखें बंद करके आंसर कर देंगे। आप इसमें नया क्या कर लेंगे? हाँ जी, सीख लिए तो सर आप हाँ जी। आपके पास अब आए। कुछ नई चीज़ें कैसे आपको, अब जैसे किसी ने कहा कि जो पहली डिफिनीशन इन्होंने बताई कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन,
लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन कि jurisprudence involves examination of precepts, ideas, technique of law by lawyer in the court in the light of disciplines other than the law. तो who has given this definition? जूलियस स्टोन. ये भी डेफिनेशन जूलियस स्टोन ने दी है. अनुज, कंटेंट का सहारा नहीं लेना है. जिसके पास भी कंटेंट अवेलेबल है, प्लीज़ डोंट टेक असिस्टेंस ऑफ द कंटेंट. अगर आप लोग बिना कंटेंट के अगर बता सकते हैं तभी तो कुछ जानकारी आपके पास रह जाएगी, अदरवाइज जानकारी नहीं रह जाएगी. ठीक है. तो बात आती है कि अगर आपसे कह दे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मैं प्री वाला हिसाब किताब नहीं यहाँ पे, मेंस का हिसाब किताब है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेफिनेशन गिवन बाय द जूलियस स्टोन, लॉयर्स एज एक्स्ट्रा वर्जन डिस्कस द रिलेवेंसी ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द jurisprudential एस्पेक्ट. तो क्या लिखना है इसमें? पूरी डेफिनेशन आपने कभी अगर पढ़ी है इस डेफिनेशन को तो आप देखेंगे कि वाई जूलियस स्टोन इज सेइंग दैट jurisprudence एज अ lawyer's extra version. Lawyer's extra version means whatever lawyer talks in the court, इधर उधर की फालतू की बातें, that is a jurisprudence. मेरी बात समझ में आई? कोर्ट में जो भी वो इधर उधर की बातें करते हैं अदर देन द लॉ, दैट इज अ jurisprudence. मीन्स 1947 में फला दिन फला तारीख को ये चीज घटित हुई थी. अगर बात करें हम कि वॉट एवर इज अदरवाइज रेलेवेंट डिस्कस इन द कोर्ट, दैट इज नॉट लॉ, दैट इज अ jurisprudence. वो कहा जा सकता है उस केस का jurisprudence है. तो अगर डिफिनीशन आप रीड करेंगे तो एक बार डिफिनीशन मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं कि जूलियस अकॉर्डिंग टू द जूलियस स्टोन, jurisprudence as lawyer's extra version because jurisprudence involves the examination of precepts, ideals and techniques. Highlight this word: precept, ideals and techniques of the law by lawyer in the light of disciplines other than the law. जो भी वकील कोर्ट में अदर देन लॉ किसी डिसिप्लिन के जरिए प्रूफ करता है या डिस्कस करता है, टूल्स टेक्निक इस्तेमाल करता है, दैट प्रिसेप्ट्स, बातचीत या एक तरीके के आपके डिस्कशन डिस्कोर्स है, सारी चीज़ें ये जो हैं, दिस इज अ jurisprudence. इट्स अ लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन. जो क्या है? एक्स्ट्रा वर्जन है अपनी एफआईआर के अलावा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टेटमेंट्स के अलावा जो वो जो भी कुछ बोलता है. सो अकॉर्डिंग टू जूलियस स्टोन, jurisprudence एज अ लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन. किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? प्लीज प्रकाश, बाकी के लोग प्लीज. हाँ जी. हाँ सर. जितने लोग इस क्लास में हैं 22. टोटल स्ट्रेंथ क्या है क्लास की? हाँ जी. 29. देवेंदु, टेक ए स्क्रीनशॉट. और ये इससे ज़्यादा क्लास में लोग ज्वाइन नहीं करेंगे कल. ठीक है. एक स्क्रीनशॉट ले लेना. ओके. सारे लोगों का. और एक प्राइवेट ग्रुप बना लेना. उस ग्रुप को बंद कर देना. ठीक है. क्योंकि इससे ज़्यादा लोग पढ़ने वाले नहीं हैं अभी. और इनमें से भी अगर जो लोग टाइमली नहीं आ सकते हो या किसी को कोई काम है या इम्पोर्टेंट काम है जिनको, वो लोग जा सकते हैं. अभी भी टाइम है. यू ऑल हैव टाइम टू गो. जिसको भी लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है या मैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं. एलएलएम एंट्रेंस तो बहुत छोटी चीज़ है. यूपीएससी दे रहा होगा, कोई एसएससी दे रहा होगा, बैंक पीओ एग्ज़ाम, बहुत सारी चीज़ें. तो आपके पास अगर इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट कुछ अगर है तो आप लोग फिर वो काम करिए, क्योंकि ये काम आसान नहीं है मेरे साथ बैठना, यहाँ पे बैठना. ये बाकी के लोग जो हैं, इसमें 20 लोग तो मुझे लगता है मेरी क्लास के ही होंगे, बाकी के आप लोग हैं. तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर कुछ सीखना है तो. ठीक है. 19 मिनट हो चुके हैं वैसे. हाँ, तो ये डेफिनेशन समझ में आई आपको? आज के बाद ये डेफिनेशन शायद आप कभी गलत करेंगे. ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एक, हु हैज़ गिवन द स्टेटमेंट jurisprudence involves the examination of precept, ideals and techniques of the law by the lawyer in the लाइट ऑफ डिसिप्लिन अदर देन द लॉ. ये स्टेटमेंट पूछा गया है. क्लैट के पेपर्स अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग देखिएगा, इस सेपरेट स्टेटमेंट है ये. जो बच्चों का एग्जाम होता है छोटा सा ना, जिसमें यूं ही पूछ देते हैं हु हैज़ गिवन ए स्टेटमेंट लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, हु हैज़ गिवन ए स्टेटमेंट कि jurisprudence एज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, सब कर लेते हैं. ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं कर पाते लोग. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा.
किसी को कोई डाउट है आप लोग पूछ लीजिए तो अच्छा रहेगा कि क्या डाउट तो नहीं ना किसी को यहाँ पे, मुझे समझ में आया कि आप लोगों को क्या समझ आ रहा है। हाँ जी नेहा, एम आई ऑडिबल? नो सर। हाँ अनुज, कोई डाउट है किसी को? बाकी के जो लोग और नो सर। ओके। नो सर। इसके साथ ही ये डिफिनीशन तो आपको पता चली, जो आपने सबसे सिंपल से डिफिनीशन पकड़ी थी आपने, दोनों डिफिनीशन आपने कर लिया। इसके साथ ही एक सबसे, अब जूलियस स्टोन को जब आपने टच किया है तो जैसे बेंथम ने क्लासीफाई जूरिस्प्रूडेंस को किया था, वैसे ही जूलियस स्टोन ने भी क्लासीफाई किया है कि जूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड कर सकते हैं इन 3 पार्ट्स। नोट डाउन प्लीज। According to Julius Stone, jurisprudence may be classified in 3 parts, may be divided in 3 parts. First is analytical jurisprudence, ethical jurisprudence, and functional jurisprudence. Sir, can you please repeat once? Julius Stone has divided the jurisprudence in 3 broad categories. First is analytical jurisprudence, that is a law and logic. Second, ethical jurisprudence, that is a theories of justice. And the third is functional jurisprudence, that is a sociological approach to the law and society. Sir, sociological approach. Sociological approach to dealing with a sociological approach dealing with law and society. हाँ जी, एथिकल जूरिस्प्रूडेंस का क्या बताया था? थ्योरीज ऑफ जस्टिस, theories of justice. हाँ, एनालिटिकल का एक बार बता दीजिए। एनालिटिकल that is a law and logic. हाँ जी, ओके। तो एक तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि जूलियस स्टोन ने कहा कि लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, और उसके साथ ही उन्होंने बताया कि क्या है एक इट इज़ अ टेक्निक, इट इज़ जस्ट जूरिस्प्रूडेंस इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ प्रिसेप्ट आइडियल्स एंड द टेक्निक ऑफ लॉ बाय लॉयर इन द लाइट ऑफ डिसिप्लिन्स अदर देन द लॉ। ये तो आपको पता चला। साथ में ये पता चला कि जूलियस स्टोन ने क्लासीफाई भी किया जूरिस्प्रूडेंस को, जैसा कि बेंथम ने किया था उधर एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस में। इसके साथ ही यहीं पर एक चीज़ अगर हम चाहें और देखना तो वो हम देख सकते हैं, दैट इज़ अ कि जूरिस्प्रूडेंस इज क्लासिफाइड बाय सामंड ऑल्सो। सामंड हैज़ क्लासिफाइड जूरिस्प्रूडेंस इन 2 पार्ट्स, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। तो यहीं पर आप देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु हैज़ क्लासिफाइड जूरिस्प्रूडेंस इन जेनेरिक एंड स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। किसने क्लासिफाई किया है कि जूरिस्प्रूडेंस जेनेरिक और स्पेसिफिक होती है? क्या लिखा आपने कि according to Salmond, jurisprudence is classified in 2 parts. That is, first is generic jurisprudence and another is specific jurisprudence. हाँ जी, क्या लिखा आपने? Salmond has classified the jurisprudence into 2 parts. First one is generic and second one is specific. Okay, correct. ये तो क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन अभी और डिफिनीशंस हैं, उनको कैसे हम याद रखें? एक तो अभी आपको याद ही हो पाई सिर्फ। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत, यानी कि आई थिंक हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिफिनीशन पूछी जाती है कि ओल्पियन की एक डिफिनीशन है, दैट इज अ jurisprudence as observation of things human and divine, the knowledge of the just and unjust. ये डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इसको कि jurisprudence कुछ नहीं है, इट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ अ थिंग, ऑब्जर्वेशन ऑफ अ थिंग ह्यूमन एंड डिवाइन, द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ये ओल्पियन की डिफिनीशन जो है। एक और चीज़ है इसके साथ ही, ये आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, एक जस्टिनियन कोड भी है। तो वो जस्टिनियन कोड किसी और का है। शशांक, अगर जानते होगे तो बता सकते हो तुम।
जस्टिनियन कोड किसी और का है। तो एक बार गलती ऐसे हो गई थी कि द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, हु हैज़ गिवन द स्टेटमेंट द जूरिस्प्रूडेंस एज द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। तो मैंने गलती की थी जस्टिनियन कोड करके, लेकिन वो जस्टिनियन कोड कुछ अलग चीज़ है जिसको हम एक बार देखेंगे, आप लोग सर्च कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो ओल्पियन से एकदम अलग है। ओल्पियन कहते हैं कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है, इट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग, मीन्स मेकिंग सम इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर एंड दैट इज ह्यूमन एंड डिवाइन। वो हो सकता है कि हमारे द्वारा हो या नेचुरली हो, किसी भी तरीके का होगा, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग कि नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस है जो, या जिसकी हम बात करेंगे कि नेचुरल लॉ, तो वो हो सकता है कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन हो, जिसको आप लोग चर्च में मानते हों या आप कहीं जाते हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी तरीके का रिलीजियस हो, वो थियोलॉजियंस होते हैं जो लोग, ठीक है, तो उन्हें अपना अलग मत होता है उनका। तो यहाँ पर हमने बात की कि ये जो ओल्पियन है, ओल्पियन कह रहे हैं कि इट इज़ जूरिस्प्रूडेंस एज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग ह्यूमन एंड डिवाइन एंड इट इज़ अ लॉ ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ये क्या है, सही और गलत, यानी सिर्फ जस्ट और अनजस्ट को अंतर अलग अलग करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं, अल्पेन के डेफिनेशन में। तो ये आप लोगों ने शायद कई बार पढ़ी भी होगी डेफिनेशन। क्यों? मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ये क्या है, एक रीजनिंग है जो कि लॉ बनाने से पहले और लॉ बनाने के बाद अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको सही करना, उसके पीछे क्या रीजंस थे उनको सर्च करना। तो किसी भी सब्जेक्ट का डायमेंशन अगर हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि उसका पॉलिटिकल जो है वो अप्रोच, या उसका सोशियोलॉजिकल अप्रोच, उसका फिलोसॉफिकल अप्रोच, उसका और भी बहुत सारे अप्रोच होते हैं किसी भी एक चीज़ को देखने के। कौन कौन से अप्रोच होते हैं शशांक? किसी एक अगर कह दिया जाए किसी पॉइंट को देखने का, तो कौन कौन से ऐसे अप्रोच होते हैं? सोशल एस्पेक्ट, हाँ जी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, हाँ जी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, ओके, लॉजिकल तो एस्पेक्ट। यस यस ओके। तो अगर हम बात करें तो ये जूरिस्प्रूडेंस इट इज़ अ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। ये क्या है? इट इज़ अ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। एक नॉलेज ऑफ लॉ का, ये नॉलेज ऑफ लॉ में तो बहुत कुछ आता है, वो सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, बहुत सारे एस्पेक्ट आ सकते हैं, बट इट इज़ जस्ट अ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द सिसेरो। फिलोसॉफिकल स्कूल के एक राइटर हैं सिसेरो, जिनका नाम आप लोग सुनते होंगे। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, मैं दुनिया की बातें नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जूरिस्प्रूडेंस इज फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। इसका एक एस्पेक्ट मैं जानता हूँ, वो ये है कि जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ वही है, ये सिर्फ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है नॉलेज ऑफ लॉ का। नॉलेज ऑफ लॉ बहुत बंडल है, बहुत बड़ी चीज़ है, इट हैज़ अ वेरी वाइड एप्लीकेशन, इसका तो बहुत बड़ा स्फेयर है, बट इट इज़ जस्ट अ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द सिसेरो। आपको ये डेफिनेशन याद करनी है, नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कर लीजिए आप लोग। अकॉर्डिंग टू द सिसेरो, ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। हाँ जी। अब इसके साथ अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर कितने डेफिनेशन डिस्कस किए अभी तक? हाँ जी, 3. 4 डेफिनेशन हो गई। 4 क्या मतलब 3 हो गई, हाँ शशांक तुम्हारे हिसाब से तो ठीक है। अब डेफिनेशन क्लॉज को हम यहीं तक छोड़ दें अगर तो ठीक है, या और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, लेकिन उनको यहाँ पर डिस्कस करने से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा होगा जहाँ पर, वहाँ पर हम आपको बता देंगे। 2 डेफिनेशन ऐसी हैं जो एकदम आउट ऑफ मतलब सिनेरियो हैं, वो जो डेफिनेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस को लगेगा ही नहीं कि आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं। 2 नाम लिख लीजिए, अर्नोल्ड और रेडक्लिफ। अर्नोल्ड एंड रेडक्लिफ। तो अर्नोल्ड की डेफिनेशन आप नोट करेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द साइनिंग बट अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड गवर्न्ड बाय रीजन। ये डेफिनेशन नोट करना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि ये डेफिनेशन एकदम से अलग है और जैसे ही आपके सामने आएंगी तो अपना अलग इंप्रेशन बनाएंगी। इनका कोई संबंध नहीं होगा किसी और राइटर से, किसी ज्यूरिस्ट से। एकदम देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा अनफुलफिल्ड क्या है, सॉरी साइनिंग बट अनफुलफिल्ड ड्रीम।
हम इसी से इसको एक रिकॉग्नाइज करते थे कि क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द साइनिंग बट अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड गवर्न बाई अ रीजन। हाँ जी, हाँ जी, बता रहे हैं आपको। अर्नोल्ड की डिफिनीशन नोट करेंगे, नितिका, हाँ जी, निकिता, हाँ सॉरी। ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द साइनिंग बट अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड गवर्न बाई रीजन। तो ये हाईलाइट करने वाली जो चीज है इसमें, ये क्या है, साइनिंग बट अनफुलफिल्ड ड्रीम, ज्यूरिस्प्रूडेंस एज साइनिंग बट अनफुलफिल्ड ड्रीम। इतने से ही आपको रिकॉग्नाइज करना है, दिस इज डेफिनेशन गिवन बाय द अर्नोल्ड। इसका मतलब क्या है, ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, अभी यहाँ नहीं समझ पाएंगे आप लोग, स्कूल्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको, ठीक है? इज इट क्लियर निकिता? यस सर। यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे इसको, क्योंकि जब आप स्कूल में चलेंगे वहाँ पर हम बताएंगे कि ये टीचर क्या कहना चाहता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो स्कूल में जो ये ज्यूरिस्ट हैं, ये एक अपने अपने स्कूल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे नहीं, एक कॉलेज में कोई आरएसएस का होता है, कोई कांग्रेस का होता है, कोई भाजपा बसपा का होता है, तो सबकी अपनी ओपिनियन पोल होती है, ठीक है? वो अपने अपने मुताबिक जस्टिफाई करते हैं। कोई कहता है कि गैस सिलेंडर दे दिया, पैसा नहीं, लोगों के पास भरा नहीं पा रहे हैं। अरे हम क्या करें इसमें? सिलेंडर फ्री में मिल गया ये नहीं खुश हो, भरा नहीं पा रहे हो तो उसके लिए मेहनत करिए, रिक्शा चलाइए। नौकरी नहीं मिल रही तो सबको सरकारी नौकरी थोड़ा मिल जाएगी। आपको पता है 1 अरब 21 करोड़ की पॉपुलेशन है, 21 करोड़ तो नौकरी नहीं है, तो ये तो 100 करोड़ लोग तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट में रहेंगे, और सब सरकारी नौकरी चाहते हैं। रोजगार का मतलब नहीं जानते लोग। कुछ भी करिए ना। अब कहते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया है तो हमको पकौड़ा तलने में शर्म आती है। ग्रेजुएट तो हर आदमी है, एवरीवन इज ग्रेजुएट। आई थिंक हमें लगता है 1 करोड़ लोग तो ग्रेजुएट होंगे ही कम से कम। 1 करोड़ सॉरी 1 अरब लोग नहीं, 1 अरब भी नहीं, आई थिंक कितने होंगे शशांक एवरेज, अगर ग्रेजुएट देखा जाए देश में? 8% of like are कितने? even 12th pass. 50% कितने 12th पास है? 8%. 8% पहले के सेंसस के अकॉर्डिंग। ओके। तो हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हैं। अब सबको ग्रेजुएट के बाद नौकरी कैसे मिल जाएगी? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? कोई सरकार आ जाए, दुनिया की कोई सरकार, यहाँ कोई भी सरकार बना ले, नौकरी नहीं मिल पाएंगी, सबको नहीं मिल पाएंगी। आप स्किल डेवलप करिए, काम करिए, और बहुत सारे MBA वाले चाय बेचते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और पकौड़ा तलेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी, है? फिर आगे चल कर के आप वो गोकुल भोग और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोलते हैं मिठाई की और दुनिया की, ये चल रही है। ये कैसे चल रही है? डोमिनोज कैसे चल रहा है? छोटा काम है ये। तुमको छोटा इसलिए लगता है क्योंकि क्या है ये? क्योंकि तुम्हें आलोचना करना है। आलोचना करना बहुत आसान काम होता है, किसी की भी, वो कोई सरकार हो, इट्स ओके। तो बात क्या है कि ये कुछ डिफिनीशंस है जिनको आपको एकदम अलग रखना है, सेपरेट रखना है, माइंड मेकअप रखना है। अर्नोल्ड रेडक्लिफ के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहे हैं कि ये अनसाइनिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस एज साइनिंग बट अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड गवर्न बाय रीजन। कोई लॉ बनता है लेकिन लगता है कि हाँ बहुत ज्यूरिस्प्रूडेंस है, बट कुछ नहीं है, कागजी खेल है, कुछ नहीं है, कोई रीजन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लोग तो सोचते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, किसी ने लॉ बनाया होगा। जैसे नहीं कहते हैं आप लोग कि पार्लियामेंट ने बनाया है लॉ, तो कुछ तो सोच के बनाया होगा। कुछ सोच के नहीं बनाते हैं ये। कुछ ऐसे लॉज आते हैं जिनको देख के आपको लगेगा कि ऐसे ही बने हुए हैं, ठीक है? सेकेंड, अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ, प्लीज, अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ, jurisprudence is a part of history. Jurisprudence is a part of history, part of economics, and sociology, a part of ethics, comma दे करके, a part of ethics, and a philosophy of life. हाँ जी, Sir, please repeat. according to Radcliffe, jurisprudence is a part of history, part of economics and sociology, part of ethics and a philosophy of life. हाँ जी, तो ये आपने देखा कि दो राइसर ज्यूरिस्ट हैं हमारे, जिनके बारे में आप देखते ही समझ जाएंगे कि इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा देखिए ऐसा, ये पार्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ है, इट इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ, इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू अंडरस्टैंड द लॉ।
कैसे लॉ को समझा जाए, इसका एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ये हिस्ट्री का भी पार्ट है, इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, इसमें सोशियोलॉजी का भी पार्ट है, एंड इट्स पार्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ। इज इट क्लियर? हाँ जी, Yes. ओके। इसके साथ ही जैसे कि अभी किसी ने डिफिनीशन बताई थी मुझे ऑस्टिन की, किसने कहा था? हाँ जी, ऑस्टिन की डिफिनीशन किसने बताई थी मुझे? प्रकाश। जी सर। हाँ जी, क्या डिफिनीशन थी ऑस्टिन की, प्लीज बताइएगा। Jurisprudence is the philosophy of positive law. Jurisprudence is the philosophy of jurisprudence as the philosophy of positive law। ठीक है। इसके पहले मैंने एक सिसोरे की डिफिनेशन बताई थी आपको, क्या थी? एक मिनट सर, लिखा है बता। प्रकाश प्लीज, एनीवन एल्स लिख करके आप लोग बताएंगे नहीं? Philosophical aspect. Sir, jurisprudence as the philosophical aspect of knowledge of law. करेक्ट करेक्ट। तो आपको कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है प्लीज? हाँ जी, jurisprudence as the philosophy of positive law and jurisprudence as the philosophical aspect of knowledge of law। देखिए बहुत छोटा सा डिफरेंस है, गलतियां बहुत तेजी से होती हैं वहां पर। अब बात आती है इसको हम याद कैसे रखें। jurisprudence दोनों को अब आप देखिएगा प्लीज, एक सिसेरो जो कि फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ की बात करते हैं, यहां पर jurisprudence as the philosophy of positive law जो कि ऑस्टिन बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, आप हमेशा अपने दिमाग में एक चीज ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव लॉ जहां पर भी आएगा वहां सिर्फ ऑस्टिन, क्योंकि बाकी के लोग पॉजिटिव लॉ की बात नहीं करते हैं, ऑस्टिन के अलावा किसी ने पॉजिटिव लॉ की बात नहीं की है। और पॉजिटिव लॉ क्या है? सिर्फ इंपरेटिव है, जो बोलूं मान लो बिना सोचे समझे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? निकिता, आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. whatever Yes, I'm sir. saying, whatever I'm saying, right or wrong, मैं जो भी बोल रहा हूं मानिए दिस इज अ पॉजिटिव अप्रोच, उसको हाँ में आप तब्दील करिए। इट्स इंपरेटिव स्कूल, इसको हम कहेंगे, अगर ऑस्टिनियन स्कूल इज नोन एज अ इंपरेटिव स्कूल, एलन ने इसको कहा है कि इट इज अ इंपरेटिव स्कूल। ठीक है, चलिए इसके बारे में और भी बात कर लेंगे हम, लेकिन अब इसके साथ ही हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन की जो हमने बात की थी ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो वो बेंथम ने कहा क्या था? एक्सपोजिटोरियल सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद हमने दूसरे की बात की थी, वो कौन था? जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन। एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, फंक्शनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एंड थर्ड इज सामन, generic jurisprudence, specific jurisprudence, and there is one more, that is the Austin, general jurisprudence and a particular jurisprudence. Note down, jurisprudence according to Austin, jurisprudence may be divided in two parts: general jurisprudence or particular jurisprudence। हाँ जी, ओके। अब बात आती है कि ये जनरल jurisprudence और particular jurisprudence क्या है, इसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। नोट डाउन प्लीज, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या? इट कंसर्न विद एक्सपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में 2 लाइन लिख लीजिए। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस कंसर्न विद एक्सपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नोशंस, एक्सपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशंस, नॉट नोशन, नेशंस which are कॉमन टू ऑल सिस्टम ऑफ लॉ। तो इसको हम कॉमन लॉ कह सकते हैं क्या शशांक? जैसे Yes. कह सकते हैं ना, क्योंकि कॉमन Yes. अगर रेस जुडिकाटा की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया रेस जुडिकाटा तो लागू, ऑल ओवर वर्ल्ड रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल है, क्यों? Yes, sir. मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो रेस जुडिकाटा क्या है? ये इट्स अ जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आ जाएगा। ये एक कॉमन प्रिंसिपल है, इट्स एप्लीकेबल टू ऑल द कंट्रीज, कॉमन टू ऑल द सिस्टम ऑफ लॉ। अगर नेचुरल जस्टिस की बात करें तो क्या है ये? इट्स अ कॉमन टू ऑल द नेशंस सिस्टम ऑफ लॉ। सेकेंड, पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस consisted of the science of any such system of positive law, consisted of the science of any such system of positive law
एग्जाम्पल, अगर पर्टिकुलर लीगल सिस्टम, पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो वो हो सकता है कि इंडियन लीगल सिस्टम, क्यों, क्या हो सकता है, यूएस लीगल सिस्टम, वो रोमन लीगल सिस्टम, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर हम जूरिस्प्रूडेंस, अगर पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो कोई ये कह सकता है ना कि जूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, कि इनके लीगल सिस्टम का क्या जूरिस्प्रूडेंस है, ये तो एडवर्सरियल फॉलो करते हैं, वो इनक्विजिटोरियल फॉलो करते हैं, या हम इनक्विजिटोरियल फॉलो करते हैं, वो एडवर्सरियल फॉलो करते हैं। तो सिस्टम अगर हम बात करें कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हम अगर बात करें, पर्टिकुलरली इन इंडियन लीगल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विच इज फॉलोड बाय इंडिया, दैट इज द एडवर्सरियल। तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रीम है ना, तो अगर इसको हम बात करें, दिस इज अ पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, बट जनरल जूरिस्प्रूडेंस दैट इज common to all the systems of law. जैसे नेचुरल जस्टिस, दैट इज एप्लीकेबल टू एवरी सिस्टम ऑफ लॉ, हर जगह नेचुरल जस्टिस को तो मान्यता दी गई है। हाँ, तो ये आपने देखा कि ऑस्टिन हैज क्लासिफाइड जूरिस्प्रूडेंस इन 2 पार्ट, दैट इज अ जनरल जूरिस्प्रूडेंस एंड अ पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। हाँ, अब बात करते हैं कि ऑस्टिन के बारे में भी और पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानना है हमें, तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ। अब आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू सिसरो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ, और अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन Jurisprudence is the philosophy of positive law. ओके। अब अगर हम बात करें कि jurisprudence as the formal science of positive law, कुछ अलग है क्या? अगर ये डिफिनीशन की हम बात करें कि ये jurisprudence जो है as the formal science of positive law, तो कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? philosophical aspect of knowledge of law, philosophy of positive law and the jurisprudence as the formal science of positive law. आई थिंक देर इज अ डिफरेंस, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, क्यों, बताइए। Yes, sir. केवल formal science add हुआ है उसमें. फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, जूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द थॉमस एस्किन हॉलैंड। अगर आप चाहें तो आपने देखा कि सिसेरो ने कहा कि इट इज़ अ फिलोसफी ऑफ इट इज़ अ फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। ऑस्टिन कहते हैं इट इज़ अ फिलोसफी ऑफ लॉ, एंड एरस्किन हॉलैंड कहते हैं कि ये क्या है, इट इज़ स्टडी, ये जूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव। इसके साथ एक और डेफिनेशन है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि सामंट की है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। हाँ जी, jurisprudence as the science of the first principle of civil law. Note down, according to Samant, jurisprudence as the science of the first principle of civil law. तो ये 5 डिफिनीशन आप लोग मैच थोड़ा सा करिए, देखिएगा, एक बार रिपीट करिएगा क्या क्या आपने लिखी है प्रियंका। हाँ जी, हाँ जी, am I audible? शशांक प्लीज। Yes, sir. Julius Stone से बताना है सर। नहीं, सिसेरो से बताना है आपको। जो अभी 5 डेफिनेशन डिस्कस की हमने, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ एंड साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। Yes, sir. Cicero said philosophical aspect of knowledge of law. Austin talks about philosophy of positive law. Holland talks about jurisprudence as the formal science of positive law, and Salmon talks about jurisprudence as the science of the first principle of civil law. ओके, तो किसी को कोई डाउट है यहाँ पर प्लीज़? कोई ऐसा है जिसको भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जो नहीं बता सकता कि नहीं ये नहीं समझ आया मुझे? हाँ जी, इज देयर एनीवन प्लीज? आप लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। No, sir.
किसी को कोई डाउट है अगर आप लोग बता सकते हैं हमें, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप लोग माइक ऑन करके, ऐसा नहीं है। 44 मिनट्स आई थिंक 2-3-4 मिनट और रह गए हैं, तो इसमें मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक आदमी है जो आपको बहुत मायूस करेगा, हर जगह मिलेगा वो, और कुछ उसका काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, कोई अच्छी बात बोलता है तो घुमा फिरा के अपनी बात कहता है वो, ठीक है, जिसको हम एलन कहते हैं। और ये जो जूरिस्ट हैं ये एक तरीके का इनका क्या है कि इधर से आधी डिफिनीशन उठाना, उधर से आधी डिफिनीशन उठाना और अपनी नई डिफिनीशन बना देना। ऐसे कुछ लोग होते हैं। क्या करते हैं वो आजकल, जैसे कि गाना लता मंगेशकर का हो गया, वीडियो अमिताभ बच्चन का हो गया, और मिक्स कर दिया तो उसको रिमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम? रिमिक्स तैयार करते हैं। तो ये एलन का काम रिमिक्स तैयार करना है जूरिस्प्रूडेंस में, ये रिमिक्स तैयार करता है सिर्फ। इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये एलन है जो, ये क्या कहना चाहते हैं। जस्ट नोट डाउन वन डिफिनीशन, उसके बाद हम आपको समझाते हैं क्या कहना चाहते हैं। Jurisprudence as the scientific synthesis of the essential principle of law. हाँ जी, jurisprudence according to Allen, jurisprudence as the scientific synthesis of the essential principle of law. तो थोड़ा सा आपको समझ आया ये कहाँ से कॉपी कर रहे हैं। सामंट की डिफिनीशन को इन्होंने क्या किया, उसको तोड़ा है और इधर उधर की बात कर रहे हैं ये। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, किसी का माइक ऑन है प्लीज ध्यान दीजिएगा। Sir, please repeat Allen's definition. हाँ, jurisprudence as the scientific synthesis of the essential principle of law. Scientific synthesis of essential principle of law. Now the scientific synthesis of essential principle of law, ये क्या बात हुई? मतलब ये साइंस भी है, फिर उसके बाद ये साइंस है, उसके साथ ये जुड़ी हुई साइंस है। इट इज अ सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। मतलब ये कॉमन प्रिंसिपल ऑफ लॉ नहीं है, सिविल प्रिंसिपल ऑफ लॉ नहीं है, एक नया वर्ड इन्होंने बताया, इट इज अ साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। मतलब कॉमन, ऑस्टिन कह रहा है कि इसके जनरल जूरिस्प्रूडेंस की बात करता है, कॉमन प्रिंसिपल्स ऑल सिस्टम्स ऑफ लॉ। सामंट कहता है कि ये jurisprudence is the science of the first principle of civil law। और इन्होंने कहा कि नहीं नहीं सुनिए, ऐसा है, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम बताते हैं आपको क्या है। jurisprudence is the scientific synthesis of essential principles of law। highlight this word, essential principle of law। ये एलन का स्टेटमेंट है। लेकिन इनसे भी गए गुजरे एक और हैं, उन्होंने इनकी डिफिनीशन को देखा तो अब जानते हैं ना कि हर आदमी जब जेल रिफॉर्म के ऊपर थीसिस लिखना शुरू कर देगा तो वो कॉपी पेस्ट ही करेगा ना इधर उधर से। तो उस समय यही होड़ चल रही थी कि हम अपनी डिफिनीशन बना दें, आने वाले समय में लोग पढ़ें तो हमारा भी नाम हो जाए। तो वैसे आप जानते हैं जूरिस्प्रूडेंस में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जब कोई एक राइटर होता है, जूरिस्ट होता है या कोई थिंकर होता है तो मरता नहीं कभी। क्यों शशांक? सबसे बड़ी खूबसूरती ये है। क्या खूबसूरती है कि कोई थिंकर या कोई बढ़िया जूरिस्ट या कोई बहुत अच्छा स्कॉलर या कुछ भी ऐसा है, कभी उसके नाम के सामने लेटे कीटन, लेटे एलन या लेटे उल्पियन, लेटे सिसेरो, लेटे ग्रे, लेटे सलमन, ये सब नहीं लगता है, क्योंकि ये जीवांत हैं सब, क्योंकि ये जीवांत हैं। और जो भी व्यक्ति हिस्ट्री में दर्ज होता है, ठीक है, वो राम हो, रावण हो या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी ग्रंथ हो, तो वहाँ पर ये लेटे नहीं होता है कि मृतक या फिर वो ऐसे कुछ नामों से उनको संबोधित नहीं किया जाता। बड़ा अच्छी चीज़ ये है कि ये जीवांत रहते हैं। तो ये जो एलन है ये कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कि ये साइंटिफिक सिंथेसिस है और इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का एक मिक्सर है ये जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। लेकिन कीटन इनके साथ ही एक आदमी है जो कहते हैं कि देखिए ऐसा है, साइंटिफिक सिंथेसिस है, माना ठीक है साइंटिफिक सिंथेसिस है, लेकिन इट इज नॉट द scientific synthesis of essential principle of law, it is a scientific synthesis of general principle of law। क्या है ये? तो प्लीज डिस्टिंग्विश करिए थोड़ा सा सामंट के बाद एलन और कीटन को। क्या कहा है सामंट ने? सैलमन ने? हाँ जी,
सैलमन ने साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ की बात की है। ओके एलन ने scientific synthesis of essential principle of law, but Caton talks about scientific synthesis of general principle of law. जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। हाँ जी, तो कोई डाउट है किसी को यहाँ पर इन तीनों में? हाँ जी, No, sir. इज देयर एनी No, डाउट? sir. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन प्लीज? हाँ जी, No, sir. तो ये आपने देखा, ये तो आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अब बात आती है कि मुझे ये चैप्टर तो अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप लोग स्कूल समझ पाएंगे। और इसको पढ़ाने में मुझे लग जाएगा, मुझे लगता है कि 2-3 क्लासेस, ठीक है। जिसने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से कर लिया ना, उसके लिए ऐसे खेल हो जाएंगे ये सारे जितने जूरिस्ट हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि Yes, sir. शुरुआत है वो क्या है कि शुरुआत दिक्कत करती है। अभी आप एकदम अनभिज्ञ थे इन राइटर्स से, इन जूरिस्ट से, लेकिन अब आपको थोड़ा सा समझ में आया। लेकिन जब इसका और हम डिस्कशन करेंगे कंपैरेटिवली रख करके, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, इतना बहुत है आज के लिए, नहीं तो फिर कुछ याद नहीं रह जाएगा आपको। क्यों? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, सो लेट्स मीट एट नेक्स्ट डे। आई थिंक कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और है प्लीज़, क्या नाम है दिवेंदु तुम्हारा? Yes, sir. एक नंबर आप अपना बता दीजिए व्हाट्सअप का इन लोगों को, और प्लीज़ एक बार नंबर सारे लोग नोट कर लेंगे जितने लोग क्लास में हैं। उस लिंक, ये दिवेंदु लिंक शेयर कर देगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिए सारे लोग अब, ठीक है। क्योंकि वहाँ भीड़ है, उस भीड़ में आएंगे कोई नहीं और ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट करेंगे प्लीज़, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग क्या कर देंगे, एक बार कोई भी एक जुड़ जाएगा और फिर लिंक शेयर कर लीजिए, आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए, वो जोड़ लेगा, ठीक है। करेक्ट? कोई दिक्कत Yes, किसी को है? किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ नंबर नहीं शेयर करना है अभिषाक। आप जो नंबर दिया गया है इस पर आप मैसेज कर देंगे कि मुझे ऐड कर लो नाम के साथ, और वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, दिवेंदु प्लीज़ इन लोगों को ऐड कर लो, और वहाँ पर लिख देना कि जो लोग नहीं आ सकते हैं आज, वो कल भी नहीं आ सकते और परसों भी नहीं आ सकते हैं। एक प्रिंसिपल बताया था, Okay, sir. एविडेंस में एक प्रिंसिपल बताया था। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और भी ज्ञान की बात कर लेते हैं। एक प्रिंसिपल बताया था मैंने, फॉलोस इन उनो फॉलोस इन ओमनिबस। कोई जानता है इसका मतलब क्या है? यस सर, एक बार अगर कोई चीज फॉल्स हो जाती है फिर उसके एक्सपेक्ट में मतलब जो बाकी चीजें वो भी फॉल्स हो जाएंगी। फॉल्स हो जाएंगी। कोई और बता सकता है सुरभि के अलावा? शशांक क्लास में थे या नहीं थे? मुझे लगता है एविडेंस की क्लास में कोई था। फॉलोस इन उनो, हाँ राहुल प्लीज। So it means false in one thing, false in everything. False in one thing and false in everything. So whether it is a rule of evidence or not under evidence law? No, sir. It is not a rule of It is not evidence. applicable in India. It is not Yes. applicable in Indian evidence law. क्या है कि Indian Evidence Act में this rule is not applicable. Why this rule is not applicable? Because अरे यहाँ कोर्ट बैठी हुई है, आपको गलत में से, दूध में से घी निकालना सभी को आता है, लेकिन पानी में से मतलब जो है घी निकाल लेना, ये काम है कोर्ट का। क्यों? टू सर्च, बिल्कुल सर, टू बिल्कुल सर। सर्च द ट्रुथ फ्रॉम द फॉल्सहुड, दिस इज द वर्क ऑफ द जुडिशरी। क्या है? सच निकालना कहाँ से? फॉल्सहुड से। अरे सच्चाई में से झूठ तो हर आदमी निकाल लेता है। क्यों? तो ये काम है फॉलोस इन उनो फॉलोस इन ओमनिबस। इफ समवन हैज डन मिस्टेक इन वन प्लेस, he will commit mistake in every place. This principle is not applicable in Indian Evidence Act. In every case, judge has to examine, judge has to inquire, this is a responsible quest for truth. This is a quest for truth. This is a work of a judiciary. ये काम है जज का कि falsehood से truth को सर्च करना। तो ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पर, बट हमारे यहाँ ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है बिकॉज हम लोग एविडेंस से डील नहीं होते, ठीक है। क्योंकि आई एम नॉट द कोर्ट, जो कोर्ट नहीं है उसके लिए लागू नहीं होता ना एविडेंस एक्ट। क्यों?
यस सर। हाँ जी, तो यहाँ पर जो आज आ गया है वो आ गया है और वो कल आए और कोशिश करें कि टाइमली ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड लेट्स मीट एट 9 PM टुमारो। ओके, वेलकम। Thank you Thank you so so much, much, sir. sir. वेलकम।